HBR होता है R32, फिर ये इधर से भी साउंड देगा R34, और यहाँ पे एक जंपर लगाया जाता है, ये यहाँ पे बीप साउंड देगा। फिर यही सप्लाई आती है, यहाँ पे लिखा है Z5, क्या लगा Z5 लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कि जेनर लगा है ना। अब जेनर के बाद ये डायरेक्ट 2 पे नहीं जाएगी, है ना जी। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है R41, तो ये एक साइड से बीप साउंड देगा क्योंकि ये 270K का हो, तो यहाँ पे बीप आ गया। अब यहाँ से हम जब चेक करेंगे तो ये पिन नंबर 2 पे क्या देगा, बीप साउंड, ठीक है ना। ये 15 वोल्ट वाली सप्लाई, इसका पिन नंबर 1 क्या होता है, ग्राउंड, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरी सप्लाई निकलती है 2.4 वाली R36, R35, R37, ये आपका होता है 2.4 वोल्ट। स्विच ऑफ है, लेकिन जब स्विच ऑन है तो ये 9 वोल्ट या 8 वोल्ट यहाँ पे देगा। तो ये वाली सप्लाई बीप साउंड देगा R37, फिर इसके बाद क्या है R35, फिर ये क्या है, ये देगा। और यही सप्लाई आपकी जाएगी तो यहाँ पे लगा एक रजिस्टर R45, फिर यहाँ पे लिखा है D17, एक डायोड लगा है। अब ये डायोड का एनोड है, ये डायोड का कैथोड, तो यहाँ पे C20 एक रजिस्टर, एक MPC, R41 और Z4 यहाँ पे एक जेनर लगा है, और यही सप्लाई जाएगी पिन नंबर 7 पे, ठीक। ये तो बीच वाला 24 वोल्ट वाला है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो स्विच के लिए जाएगा। यहाँ पे देखो ये है MFC, तो यहाँ पे बीप साउंड, इधर बीप साउंड, इधर बीप साउंड, और ये वाली डायरेक्ट सप्लाई चली जाती है पिन नंबर 5 पे, ठीक है ना। अब ये पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड होता है, कभी कभार ग्राउंड दे देते हैं, नहीं तो ये NC होता है, यूज नहीं किया जाता है। पिन नंबर 4 इसका इंटरनली वोल्टेज होता है, और पिन नंबर 5 ये MFC का फीडबैक होता है। पिन नंबर 6 जो जुड़ा होता है इस ऑप्टो कपलर के एमीटर वाले पिन से जुड़ा होगा, कोई रजिस्टर लगा देगा, ये है ना एमीटर है, तो ये फीडबैक देगा। ये कलेक्टर पे वोल्टेज रहेगा 17 वोल्ट देंगे तो ये रजिस्टर कुछ कम करके इसको देगा। तो ये क्या करेगा, जब ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा तो ये कलेक्टर में से एमीटर को कुछ वोल्टेज देगा। पिन नंबर 6 पे लगभग, वैसे तो पहले 0.8 आता है, लेकिन जब सर्किट चालू होता है तो यहाँ पे 1.0 वोल्ट के करीब वोल्टेज होना चाहिए, यानी 1 वोल्ट का फीडबैक यहाँ पे आना चाहिए। अगर इससे कम फीडबैक आएगा ना तो ये ऐसी बार बार रिस्टार्ट करेगी, मतलब सर्किट को चालू होने नहीं देगी। पिन नंबर 8 जो होता है इसका BCC होता है, जो कि यहाँ पे स्विच के द्वारा इसको BCC वोल्टेज दिया जाएगा। ये इसका क्या है, स्विच है, ठीक है ना। वैसे एक जंपर इन्होंने लगा देते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, BCC पिन। अब पिन नंबर 9 से जो इसका सर्किट यानी PFC पल्स आउट होता है, ये बूस्ट ड्राइवर सेक्शन को जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, और ये दोनों ट्रांजिस्टर के किसको देगा, बेस को देगा। ये इसका बेस है, वैसे एक रजिस्टर लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल जो होगा ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होगा। दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। इसी एमीटर पे देखो इन्होंने एक डायोड लिया है, एक रजिस्टर लिया है, ये दोनों सिर्फ बीप साउंड देगा क्योंकि LBR लगा दिया है यहाँ पे। ये T3 डायोड होता है, और यही सप्लाई निकलेगी। एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया, यानी एक डिवाइडर सर्किट बना दिया। ये दूसरे साइड से बीप साउंड नहीं देगा, और इसके सप्लाई में एक पैरेलल रजिस्टर लगा है। इसका दूसरा टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, और ये कहाँ चला जाता है, बूस्ट मॉसफेट के गेट। तो ये बूस्ट सर्किट क्या करता है, जब ये ट्रांजिस्टर अल्टरनेट फॉर्म में काम करते हैं तो इसके गेट को AC पल्स मिलता है। तो ये मॉसफेट क्या होता है, चालू होता है, तो ये ड्रेन सोर्स क्या करता है, जुड़ता है। इसका ड्रेन किससे जुड़ा होता है, कॉइल से जुड़ा होता है। तो कॉइल क्या करता है, अपनी पोलरिटी को चेंज करता है, तो अपने कोर में बहुत सारा वोल्टेज फंसा लेता है। तो वो अपनी वोल्टेज किसको देगा, ड्रेन को देगा। ड्रेन से इस पावर डायोड के एनोड पे, कैथोड से ये MFC को देगा। इधर से भी जब दोबारा वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे एक डायोड लगा होता है एनोड, इसके एनोड से कैथोड, तो दोनों का कैथोड जुड़ा होता है। तो दोनों जब वोल्टेज पास करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे इसका 2.4 वोल्टेज होगा, यानी पिन नंबर 5 पे 2.4 वोल्टेज होगा, IC समझ जाता है कि हमारा MFC ओके हो गया, मतलब हमारा लोड मेंटेन हो गया, जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी वो वोल्टेज मिल गया है। तो ये पिन नंबर 10 से क्या करता है, PWM पल्स आउट करता है। 10 नंबर से PWM पल्स आउट करेगा तो इन दोनों ट्रांजिस्टर को अल्टरनेट फॉर्म में काम कराएगा।
तो ये भी क्या होता है 10 नंबर से अगर देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा है। इस रजिस्टर ये LBR होता है, इस रजिस्टर का ये टर्मिनल दोनों ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा होगा, है ना। और दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर क्या होता है आपस में जुड़ा होता है, और इसी के एमीटर जंक्शन में एक रजिस्टर लगाया गया जो कि 0 ओम का होता है। ये स्पीड से स्विच करते हैं, तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है तो कैपेसिटर को प्रोटेक्शन देने के लिए यानी स्पीड को रोकने के लिए यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। इसका कुछ रजिस्टेंस होता है, लगभग 30 ओम के करीब होता है ये रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है एक कैपेसिटर के एक सिरे पे आ जाता है। अब कैपेसिटर का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर यानी ड्राइवर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। और यहाँ पे टाइम को सेट करने के लिए एक रजिस्टर लगा गया, एक यहाँ से लगाता है और एक यहाँ से। ये 5 किलो का रजिस्टर होता है। कभी कभी ये रजिस्टर ही ख़राब हो जाता है तो ड्राइवर सेक्शन काम ही नहीं कर पाता है, ये रजिस्टर को चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का। तो ये सेकेंडरी से क्या करता है कि वोल्टेज आउट करता है, ठीक है। यहाँ से जब वोल्टेज आउट करता है तो ये सबसे पहले देगा फर्स्ट मॉसफेट के गेट को। फर्स्ट मॉसफेट का जो सोर्स और ड्रेन जंक्शन होता है वो किससे जुड़ा होता है, इसी ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल की रिवाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब यहाँ से ये आउट करता है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएगा, तो ये वाला है। यहाँ पे देखो एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल इसका ये है, ये बीप साउंड देगा, है ना। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल बीप साउंड नहीं देगा क्योंकि ये थोड़ा सा HBR रजिस्टर होता है, 550 ओम का रजिस्टर होता है। तो ये एक साइड दिया, है ना। अब ये डायोड के एनोड से भी एक टर्मिनल से क्या होगा, जुड़ा है। अब दूसरा टर्मिनल इस कैपेसिटर के टर्मिनल से जुड़ा होता है। कभी कभी ये कैपेसिटर का टर्मिनल जल जाता है तो ये डायोड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये स्विचिंग नहीं कर पाता। स्विचिंग नहीं होगा तो आपका आउटपुट कम दे देता है, रिले को बार बार कट ऑफ करता है। अब ये सप्लाई निकलेगी तो आपकी कहाँ पे आती है, इस रजिस्टर पे आएगी और इस डायोड के कैथोड पे आएगी। ये कैथोड है, ठीक है। अब ये आपका 30 ओम का रजिस्टर लगभग होता है, तो ये बीप साउंड देगा। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल देखेंगे ये 5K का रजिस्टर होता है। तो ये डायोड के एक टर्मिनल से और ये फर्स्ट मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसके गेट को उतना ही वोल्टेज होगा जितना इसके सोर्स को पास किया जाता है। तो इसका सोर्स किससे जुड़ा होता है, सेकेंड मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होता है। और यही सोर्स किससे जुड़ा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से जुड़ा है। और इसका जो ड्रेन जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल पे जुड़ा होता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें दी हुई होती है। अब यहाँ से जब ये पल्स आउट करेगा तो सेम कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, और ये डायोड का एक टर्मिनल ग्राउंड होता है। अब ये कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल डायोड से जुड़ा होता है, और यही सप्लाई यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे गई और ये किस पे चला जाएगा, मॉसफेट के गेट पे चला जाता है। अब ये भी जब चालू होता है तो ये ड्रेन टू सोर्स क्या करता है, सोर्स इसका नेगेटिव होता है तो ड्रेन की वोल्टेज को 0 करता है। तो ये मॉसफेट अल्टरनेट फॉर्म में काम करते हैं। तो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में क्या बनता है, AC बनता है। और जब AC बनता है तो सेकेंडरी से आपका यहाँ से वोल्टेज आउट किया जाता है। यहाँ पे एक दिया गया है फीडबैक वाइंडिंग दिया गया है, ये फीडबैक वाइंडिंग है। वैसे फीडबैक वाइंडिंग तो आपका ग्राउंड होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का ये ग्राउंड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ड्रेन की वोल्टेज होती है। तो इसलिए इसको प्राइमरी को ग्राउंड कभी नहीं किया जाता है, फीडबैक हमेशा ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 रजिस्टर का यूज़ किया गया। ये रजिस्टर आपके LBR होते हैं क्योंकि फीडबैक भी क्या करता है, स्पीड से वोल्टेज आउट करता है, तो इसकी स्पीड को ये ब्लॉक करते हैं। और ये देंगे डायोड के एनोड पे। ये रनिंग वोल्टेज होता है, किसका रनिंग वोल्टेज होता है, स्विच का रनिंग वोल्टेज होता है। इधर से जो 24 वोल्ट दिया गया ये स्टार्टिंग वोल्टेज है, स्विच को और IC को स्टार्ट करने के लिए दिया गया। जब ये IC इस सर्किट को चालू करती है तो इसको एक रनिंग वोल्टेज दिया जाता है, यहाँ से 24 वोल्ट दिया जाएगा। और ये 24 वोल्ट जब तक रहेगा जब तक चार्जर में सप्लाई लगी रहेगी, जब तक ये फीडबैक वाइंडिंग क्या करेगा, इसको 24 वोल्ट यहाँ से पास करता रहेगा। क्योंकि जब यहाँ पे AC बनेगा तो फीडबैक में AC बनेगा, उसी AC को इन्होंने डायोड लगा दिया, एक रेक्टिफायर डायोड। डायोड के दूसरे टर्मिनल पे एक कैपेसिटर लगा दिया और यही सप्लाई इन्होंने दे दिया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे दे दिया। तो ये रनिंग वोल्टेज है। अगर ये रनिंग वोल्टेज मान लेते हैं ये रजिस्टर ख़राब हो जाए या डायोड ख़राब हो जाए तो कुछ क्षण के लिए चार्जर ऑन होगा, फिर तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा। क्यों शट डाउन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वोल्टेज तो ये दे रहा है,
फिर ये वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। जब ये ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्विच को मिलेगा नहीं, तो आईसी क्या होगी, ऑफ हो जाएगी, क्योंकि रनिंग वोल्टेज उसको चाहिए। सर्किट को चलाने के लिए ये फीडबैक रनिंग वोल्टेज देगा। मान लेते हैं ये रजिस्टर खराब हो गया, अब ये रजिस्टर क्या होगा, ज़्यादा या तो ओपन हो जाएगा या अपनी वैल्यू को बढ़ा लेगा, तो इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो एक क्षण के लिए तो सर्किट चालू होगा, और चालू होते ही वो क्या करेगी, सर्किट को बंद कर देगी, क्योंकि इसको रनिंग वोल्टेज नहीं मिल रहा है। रनिंग वोल्टेज जो सर्किट को चलाने वाला, जो लगातार क्या करेगा, सर्किट को चलाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सर्किट चालू होता है कुछ सेकेंड के लिए और फिर शट डाउन हो जाता है। क्यों शट डाउन हो जाता है, क्योंकि फीडबैक से उसको रनिंग वोल्टेज नहीं मिल पाता है, और रनिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपका ये स्विच काम ही नहीं करेगा, 17 वोल्ट किसी को प्रोवाइड ही नहीं करेगा। तो 17 वोल्ट किसी को नहीं मिलेगी तो ये आईसी क्या होती है, शट डाउन हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपका चार्जिंग स्टार्ट हुआ, कुछ देर चार्ज किया, चार्ज करने के बाद कुछ देर जब चार्ज किया, अपने आप चार्जर शट डाउन हो जा रहा है। और अगर अपने आप चार्जर अगर शट डाउन हो जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी में ही फॉल्ट है। इसका मतलब 6805 आईसी ऑफ हो जा रही है। अब ऑफ होने का यही रीज़न होगा, जब ये स्विचिंग करता है तो यहाँ पे जब स्पीड बनती है तो ये रजिस्टर हीटअप होते हैं। हीटअप होने से ये क्या करते हैं, अपने रजिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। रजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज को ब्लॉक करेंगे, वोल्टेज ब्लॉक होगा, इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा, आईसी क्या होगी, आपकी शट डाउन हो जाएगी। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये रनिंग वोल्टेज है, और यहाँ पे फीडबैक बाइंडिंग है तो सेकेंडरी में ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। सेकेंडरी में यहाँ पे 2 बाइंडिंग है तो प्राइमरी में भी 2 बाइंडिंग है। इन्होंने क्या किया, एक आपका हाफ ब्रिज का एक रिवाइंडिंग किया है, एक फीडबैक का किया है। मतलब ये दे दिया कि इस फीडबैक से हम इस सर्किट को, इस प्राइमरी सर्किट को यानी 6805 आईसी को ऑपरेट करेंगे। तो कभी कभी ये होता है कि ये ओपन हो जाते हैं। अब पता चल रहा है कि आप स्विच चालू किए, सर्किट जैसे चालू हुआ तुरंत बंद हो गया। तुरंत अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब 6805 आईसी शट डाउन हो रही है। तो 6805 का हमें क्या चेक करना है, बीसीसी ही तो चेक करना है ना, क्योंकि बीसीसी ही बंद होगा तभी आईसी बंद होगी। समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर सारा सर्किट ओके है फिर भी 17 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इसके ट्रांजिस्टर के बेस में लगे जेनर को भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि ये जेनर Z3 जेनर जो होता है इसके बेस में वोल्टेज को फिक्स करने का काम करता है। अब जब यही खराब हो जाएगा, इसका लीकेज बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप मारेगा। अब इस पर लोड कब पड़ेगा, जब सर्किट आपकी चालू होगी, मतलब जब स्विच चालू होगा तो इसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका काम क्या है कि बेस की वोल्टेज को फिक्स रखना है। लेकिन जब इसका लीकेज बढ़ेगा तो ये ज़्यादातर बेस की वोल्टेज क्या करेगा, ग्राउंड करेगा, तो 17 वोल्ट वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। कभी कभी ये भी होगा, तो इसको भी देख लेना। और कभी कभी 17 वोल्ट नहीं बनता है तो ये ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेना, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो 17 वोल्ट ऑफ मोड में ही नहीं बनने देगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। फीडबैक से अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको भी, कभी भी आप सर्किट चेक करो तो इस रजिस्टर को चेक करना कंपलसरी है। नहीं तो पता चल रहा है कि इसको छोड़ रहे हो तो हो सकता है कि इसी में ही फॉल्ट हो। भाई रजिस्टर है तो हीटअप होगा तो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, या ये हो सकता है कि ये ओपन हो जाए। अब आप इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आप काम किए जा रहे हो, तो पता चल रहा है कि प्रॉब्लम आपको मिल ही नहीं रहा है। तो जहाँ पे रजिस्टर है ना, उस रजिस्टर की सर्किट को देखना कंपलसरी है, क्योंकि रजिस्टर का एक फीचर होता है वो अपनी वैल्यू को बढ़ा ले, समझे। तो ये भी फॉल्ट आता है ज़्यादातर चार्जरों में कि ये क्या करता है, या तो वैल्यू बढ़ा लेगा, अब वैल्यू बढ़ा लेगा कम वोल्टेज देगा, समझ में आ गया, कम वोल्टेज देगा, और कम वोल्टेज देगा तो सर्किट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रनिंग वोल्टेज का सर्किट है, ये फीडबैक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से 6805 आईसी इन सारे सर्किट को ट्रिगर करता है। पहला स्टेप होता है, जब भी ये चार्जर आपके पास आए रिपेयर होने के लिए, तो पहला काम आपका यही होता है कि पहले आप यहाँ से सर्किट को ट्रेस करना शुरू करो, क्योंकि ये जो जेन है ये आपका ब्रिज लगा होता है, ये 3 तरीके से शॉर्ट होता है। पहला तरीका बाहर बाहर, दूसरा तरीका अंदर, तीसरा तरीका अंदर, ऐसे भी चेक करना होता है। तीसरे डायोड को इधर भी चेक करना होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ पे चेक किया, कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन सीरीज में जब कनेक्शन दे रहे हो तो एलईडी आपका फुल ग्लो हो जा रहा है। इसका मतलब वो यही बता रहा है कि ब्रिज तक कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब एमओबी आप चेक कर रहे हो, ओके है भाई, एमओबी के शॉर्ट होने के चांस होते हैं, लेकिन आप चेक कर रहे हो सही है,
फिर भी वो एलईडी ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पे तो बाकी तो सीरीज में कंपोनेंट्स लगे, तो सीरीज कंपोनेंट तो कभी शॉर्ट नहीं होता है ना। सीरीज कंपोनेंट जब भी खराब होगा तो या तो सर्किट को ओपन कर देता है, यही होता है ना। तो अगर सीरीज में लगाने से फिर भी एलईडी फुल ग्लो कर रहा है तो समझ जाओ ब्रिज आपका 100% शॉर्ट है। अब मान लेते हैं कि आप ऐसे चेक कर लिया, वैल्यू आ गया, तो आपने सोचा यार सर्किट ओके है, ऐसे चेक कर लिया, ऐसे चेक कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं चेक किया ना, तो आप शॉर्टिंग नहीं पता कर पाओगे। तो ये ऐसा भी हुआ है, इस इन्हीं चार्जरों में ये प्रॉब्लम आती है कि ये इस तरीके से शॉर्ट हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में आ गया ना। तो ब्रिज को तीनों तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आपको चेक करना है, तब अब इसके फॉल्ट को निकाल सकते हो। नहीं बार बार बल्ब ग्लो करेगा तो आप इसको चेक करोगे यार मॉसफेट भी ओके, ये भी ओके, सब कुछ ओके है ना, तो दिक्कत आएगी। करें तो क्या करें? हाँ, तो वही नहीं समझ में आएगा कि तुम्हें यार सब कुछ तो ओके, शॉर्ट कहाँ से आ रहा है। अब डायरेक्ट लगाओगे तो ये किसी न किसी को उड़ाएगा, जाहिर सी बात है, किसी न किसी को तो उड़ाएगा ना। तो वही चीज़ है कि अगर सीरीज में लगाने पे एलईडी फुल ग्लो हो गई और फिर भी आप शॉर्टिंग यहाँ पे चेक कर रहे हो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ब्रिज आपका 100% शॉर्ट है। तो आप ये चारों पांचों तरीका अप्लाई करके आप इसकी शॉर्टिंग को चेक कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास केस आया था, यही था, उसमें ब्रिज ही शॉर्ट था। कल नहीं, वो एक हफ्ता पहले आया था, उनका असलम का था, तो उसमें डायोड ऐसे शॉर्ट था, क्योंकि 4 डायोड है ना। देखना इसमें मुझे ऐसे ही लग रहा शॉर्ट। यहाँ पे देखो 3 रजिस्टर लगे हैं, ऐसे लगा है ना। तो एक रजिस्टर 15 वोल्ट कहाँ पे गया, पिन नंबर 2 पे गया, ठीक है। देखो ये भी रजिस्टर क्या होते हैं, ये रनिंग जब सर्किट होती है तो ये भी अपना प्रॉपर काम करते हैं, वरना जब आपका स्विच बंद होगा तो यहाँ पे 15 वोल्ट दिखाएगा, तो आपको लगेगा यार ये तो खराब है। ये खराब नहीं है, सर्किट जब रन करता है तब जेनर डायोड लोड पड़ता है, तब जेनर डायोड काम करेगा। समझ में आ गया, तुरंत नहीं काम करता है। अब मान लो स्विच ऑफ है, तुम यहाँ देख रहे हो 15 वोल्ट आ रहा है, यार लगता है ये डायोड खराब है, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है, तो स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट आपका बंद है। ये पिन नंबर 2 जब रनिंग करेगा तभी इसके ऊपर लोड पड़ेगा, और जब इस पे लोड पड़ेगा तभी ये 15 वोल्टेज को ड्रॉप मारेगा, और जब ड्रॉप मारेगा तो इसको देगा, तब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, वरना 0.8 दिखाता रहेगा। तो ऐसा नहीं देखना कि यहाँ पे 15 वोल्ट है तो यार जेनर खराब है, ड्रॉप काहे नहीं मारा। आप सर्किट को चालू करो, जब आईसी रन करेगी ना तभी ये अपना काम करेगा, समझे। उसी तरीके से ये जेनर है, ये भी जेनर कब काम करेगा, जब रनिंग होगा सर्किट। ये 2 वोल्टेज है, इस आईसी को रन कर रहा है। एक आईसी इसके ऑसिलेटर्स, एक पिन जो होता है इसके ऑसिलेटर सेक्शन को ऑन करता है, और एक जो होता है ये पुश का काम करता है। जब ये पुश करता है तब यहाँ से पल्स आउट होता है। अगर ये पिन नंबर 2 पुश नहीं करेगा तो पल्स कभी भी आउट नहीं करेगा। समझ में आ गया। जैसे 35-25 ऑसिलेटर ऐसी होती है, पिन नंबर 8 पुशिंग का होता है, वो पुश करती है तब 11-14 से पल्स आउट होगा। तो अब ये जब काम ही नहीं करेगी तो पल्स तो ये बना रहा है, लेकिन पल्स को आउट करने का एक प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो ये पल्स को आउट नहीं करता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे एक डायोड ये है, एक डायोड ये है, इसको चेक करना कंपलसरी है। कभी कभी ये लीक कर जाता है। अब जाहिर से बात है, जब डायोड लीकेज में जाता है तो अपनी वैल्यू को ड्रॉप मारता है। अब वैल्यू ड्रॉप मारने का मतलब होता है कि वोल्टेज को ड्रॉप मार देगा। तो कभी कभी पिन नंबर 7 की वैल्यू ड्रॉप हो जाती है, हल्की सी ड्रॉप होती है जब ये लीक करता है। तो आप इसी में पजल रहोगे यार कि सब कुछ ओके, इसको चेक करोगे 400 दिखाएगा, आप बोलोगे यार 400 तो ओके है, लेकिन 400 इसका ओके कंडीशन थोड़ी ना है। ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू कब दिखाता है, जब आईसी लगेगी, ये आईसी की वैल्यू दिखाता है। समझ में आ गया। कोई भी डायोड लगा होता है वो अपने सर्किट की वैल्यू दिखाता है जी। अब ऐसा हो गया अगर 400 आ रहा है तो आप इसे ओके मान लोगे, पता चल रहा है पिन नंबर 7 पे 600 वैल्यू आ रहा है, तो 400-600 में फ़र्क, ये पिन नंबर 7 को भी ड्रॉप मार रहा है। तो ये चीज़ याद रखो, कोई भी सर्किट में अगर जेनर लगा है तो उस सर्किट के अकॉर्डिंग ही वैल्यू आपको चेक करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 400 चेक कर लिया, आपको दिखा दिया तो आपने ओके मान लिया। वो लीकेज दिखा रहा है कि वो लीक कर रहा है, और जब लीकेज में जेनर जाता है तो वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो 7 नंबर पे क्या करेगा, वोल्टेज बनने नहीं देगा। समझ में आ गया ना जी। तो ये है आपका सर्किट। अब इसको एक बार ऑन करके ऑन वोल्टेज चेक करा देते हैं कि कैसे काम करता है।